गॉर्डन परिवार के भीतर कहीं कबीले के बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे और कुछ मामलों पर बहस कर रहे थे, जिनमें से एक मुद्दा ये भी था कि नई पीढ़ी को किस अकादमी में भेजा जाए। और इससे एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, और हमेशा की तरह छठे एल्डर कहीं नजर नहीं आए क्योंकि उन्होंने बीमार होने का बहाना बनाया इस बार, ताकि वे बैठक में न आए। हालांकि किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वे इस बात से बहुत नाराज थे कि उन्होंने पिछले 3 सालों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। जहां तक मुझे समझ आया है, राजधानी में उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद आरव एस्टोनिया शहर से दूर किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसे डर है कि प्राचीन ज्वाला कबीला उसे मारने के लिए किसी को भेज देगा। उसे ये भी लगता है कि भोज में हुए हमले में उनका हाथ है, हालांकि उसके पास पुख्ता सबूत नहीं थे। जिस व्यक्ति को उन्होंने बंदी बनाया था उसके पास सीमित जानकारी थी और जांच के दौरान उसकी मौत हो गई। ड्रैको ने समझाया। ये बच्चा अपने सतर्क रवैये से मुझे और भी सिरदर्द दे रहा है। पहले तो मैं उसे रॉयल मेज अकादमी भेजने की योजना बना रहा था, लेकिन लगता है कि ब्लेज क्लैन के बाहरी बुजुर्ग उसे मारने और अपने कबीले के आंतरिक दरबार से कुछ इनाम पाने के लिए कुछ भी करेंगे। और फिर हमारे पास दूसरी पवित्र अकादमी भी है, लेकिन उनके भी वहां संबंध हैं। हम उसे केवल युद्ध देवता जादूगर अकादमी में ही भेज सकते हैं। कुलपति ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। उस अकादमी में मृत्यु दर बहुत अधिक है। उन कमीनों के पास कोई मार्गदर्शक नहीं है जो उनके द्वारा खोले गए द्वारों को साफ करने में उनकी मदद कर सके। वे अपने छात्रों को दूसरे आयाम में भेजकर अपना गंदा काम करवाते हैं। मुझे बताएं कि क्या आप अपने कुल के उत्तराधिकारी को ऐसी अकादमी में भेजना चाहते हैं। कुलपति की बात सुनकर पहले बुजुर्ग ने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। वहीं कुलपति के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। अपने सिंहासन पर आराम से बैठते हुए उसका बायां हाथ उसके जबड़े को सहारा दे रहा था। उसने पहले बुजुर्ग की ओर देखा और सोचा कि वह आरव के प्रति कब से इतना स्नेह दिखाने लगा है। क्या हाल है ओल्ड फर्स्ट, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी को वॉर गॉड मेज एकेडमी नहीं भेज रहा हूँ। ये तो पहले से ही तय है कि मैं उसे वहीं भेजूंगा। एक बार मेरी बात सुन लो बड़े भाई। पहले बुजुर्ग द्वारा कुलपति को बड़ा भाई कहकर पुकारना हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वे उनके व्यवहार से हैरान थे। ठीक है, हताहतों को भूल जाए, लेकिन उस अकादमी से हमारा कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, अगर कभी उसे कोई परेशान करे तो वरिष्ठ गुंडों से उसकी रक्षा भी नहीं होगी। तीसरी बात, उस स्कूल का एक रहस्यमय इतिहास है और वहां कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए अधिकांश कबीले अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते हैं। वे वहां केवल कम प्रतिभा वाले लोगों को भेजते हैं, या उन लोगों को जिन्हें अन्य जादूगर अकादमी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। आप लोगों से क्या प्रतिक्रिया चाहते हैं? हमारे कुल का उत्तराधिकारी किसी अच्छे जादूगर अकादमी में प्रवेश नहीं पा सका और उसे इससे भी कम में संतोष करना पड़ा। प्रथम बुजुर्ग ने अपनी बात समझाई और कुलपिता ने केवल आह भरी। मुझे लगता है मैं समझ गई हूं कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं। आपको लगता है कि उसे वहां कोई और लड़की मिल जाएगी जिससे उसे प्यार हो जाएगा और आपकी बेटी को उसके साथ फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, है ना? कुलपति ने हल्की हंसी हंसी। हे भगवान, बस उसे पास ही स्थित जादूगर अकादमी में भेज दो जहां हमारे सभी प्रतिभाशाली और वंशज पढ़ते हैं। कम से कम वहां हमारे कबीले के कनिष्ठों ने भी एक गुट बनाया है और वे अधिक सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आरव ने खुद स्कूल चुना है और मैं उसका मन नहीं बदल सकता। मैं केवल उसके फैसले का समर्थन कर सकता हूं। जैसा कि आपने कहा, वह उत्तराधिकारी है और ग्रीनहाउस में पलने बढ़ने वाला उत्तराधिकारी कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे इसके लिए बहुत खेद है, क्योंकि मैं उसे ऐसी अकादमी में नहीं भेज सकता जहां उसे उसके वरिष्ठों का संरक्षण मिले। चूंकि वह लड़ना चाहता है और अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है, इसलिए उसे ऐसा करने दें। मैंने उसे अपने रास्ते पर चलने की स्वतंत्रता दी है। वह बच्चा ब्लेज कबीले को बहुत पछतावा करवाएगा। मैं इसमें बाधा नहीं डालना चाहता। चूंकि वह युद्ध देवता जादूगर अकादमी जाना चाहता है, तो ऐसा ही होगा। कुलपति ने अपने भाई प्रथम बुजुर्ग से कुछ देर तक बातचीत करने के बाद विषय समाप्त किया, और जैसे ही उन्होंने बात समाप्त की, प्रथम बुजुर्ग रोने लगे। क्या हुआ है तुम्हें? खुद को संभालो, बड़े बुजुर्ग ने जमीन पर अपनी छड़ी पटकते हुए कहा। लेकिन इससे पहले बुजुर्ग का रोना बंद नहीं हुआ। तू कमीना है, तेरा पोता भी कमीना है। धिक्कार है। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मैं उसे युद्ध देवता जादूगर अकादमी में नहीं जाने दे सकता। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे को युद्ध देवता जादूगर अकादमी नहीं भेज रहा हूँ, मैं आरव को वहां भेज रहा हूँ। तुम मूर्ख हो, तुम्हारी याददाश्त चली गई है।
वह तो उसी जादूगर अकादमी में दाखिला लेगी जिसे वह चुनेगा, समझ नहीं आता बेवकूफ। न सिर्फ वह, बल्कि उसके साथ चलने वाले सभी लोग, अविनाश, आथा और नाइट, सभी ने चुपचाप फैसला कर लिया है कि वे उसी अकादमी में प्रवेश लेंगे जिसमें वह जाएगा, प्रथम एल्डर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। चौथे बुजुर्ग के चेहरे के भाव भी बदल गए और कुलपति तो अवाक रह गए। ये क्या है? अपनी बेटी को खुद संभालो, मेरे पोते पर दोष क्यों मढ़ रही हो? अरे बेवकूफ, अगर मैं उसे काबू में कर सकती हूं तो मैं तुम्हें अपने पोते को काबू में करने की कोशिश नहीं करवाऊंगी, और जैसा दिख रहा है हम दोनों ही बेहतर माता पिता बनने में नाकाम रहे हैं। पहले बुजुर्ग ने झट से बोल दिया और दोनों ने आह भरी। बाकी बुजुर्ग, जिनके वंशज इसमें शामिल नहीं थे, सब चुप रहे क्योंकि वे उस समय कुलपति और पहले बुजुर्ग दोनों के क्रोध का सामना नहीं करना चाहते थे। कुलपति और प्रथम बुजुर्ग दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मानो वे सब एक दूसरे के मन की बात समझ गए हों। उन्होंने अपनी निगाहें चौथे बुजुर्ग की ओर घुमा ली, यहाँ तक कि प्रथम बुजुर्ग भी मासूमियत भरी निगाहों से देख रहे थे। क्या? मुझे ऐसे मत देखो, मैं तो और भी बुरी हूँ। मैं अभी अभी अपने बेटे की जिंदगी में आई हूँ, मैं उसके लिए फैसले नहीं ले सकती। इससे हमारा पहले से ही खराब रिश्ता और भी बिगड़ जाएगा। चौथे बुजुर्ग के बयान ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके पास अपने बच्चों को कबीले के प्रभाव क्षेत्र से दूर जाने से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 152 अविनाश की ब्लेड शैली बनाम लीजन की बुनियादी भाला तकनीक। लेस देन ब्लेड शैली, प्रथम रूप ब्लेड हरिकेन, ग्रेटर दैन। अविनाश ने अपना बायां पैर हल्के से आगे बढ़ाते हुए कहा और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, उसने देखा कि एक नीली रोशनी लेगियन की ओर तेजी से बढ़ रही है। शानदार कौशल, आरव ने फिर बुदबुदाया। उसे एहसास हो गया था कि अविनाश जो कुछ भी करता है वह उसे आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी भावनाओं को रोकेगा नहीं, बल्कि लड़ाई देखते हुए अविनाश के हर प्रदर्शन की सराहना करेगा। जैसे ही अविनाश ने तलवार और कृपाण को बेतहाशा घुमाना शुरू किया, हवा भी उसी के साथ चलने लगी। यह एक मजेदार दृश्य था क्योंकि आरव एक ऐसे जादूगर से मिल रहा था जिसका वायु तत्वों से कोई संबंध नहीं था। वह अपनी तलवार चलाने की कला का उपयोग करके हवा को नियंत्रित करता था, जिससे वातावरण में हवा का प्रवाह बाधित हो जाता था और हमले की मारक क्षमता बढ़ जाती थी। इससे पहले कि वह धुंध लीजन तक पहुंचती, छोटी छोटी हवा की कई किरणें पहले ही लीजन की ओर उड़ने लगी थीं। और उसने जवाब में अपना भाला अपने सामने रखा और उसे घुमाना शुरू कर दिया, और उसके भाले की जबरदस्त ताकत से मानो एक छोटा सा चक्रवात बन गया जिसके केंद्र में उसका भाला था। और जो भी पवन किरणें गलती से छोटे चक्रवात तक पहुंच जाती थीं, वे उसमें खो जाती थीं और नष्ट हो जाती थीं। जब सभी पवन किरणों का निपटारा हो गया, तो लेगियन ने अपना भाला पीछे की ओर घुमाया और अविनाश की ओर एक भाले जैसी ऊर्जा भेजी। टैंक! लेकिन अविनाश ने अपनी तलवार को अपनी छाती के सामने रखकर उसे रोक दिया। इससे पता चलता है कि लीजन स्पीयर इस तरह का हमला करने में कितना लचीला है, और आरव ये सोचकर हैरान था कि वह केवल थोड़ी सी माना ऊर्जा से ऐसा कुछ कैसे बना पाया। हालांकि वह जानता है कि सिस्टम मदद करता है, लेकिन उसने केवल गोलेम के निर्माण में मदद करने के लिए उसके अंदर मौजूद माना को अग्नि और पृथ्वी तत्वों में परिवर्तित किया, और इसी कारण वह इस स्तर तक विकसित हो पाया। लेगियन ने बहुत ही सरल तरीके से अपना भाला आगे बढ़ाया, लेकिन उस सरल प्रहार में ही लेगियन के भाला चलाने के कौशल की गहराई झलकती है। लेस देन पीएस, ग्रेटर दैन। जब भाले का सिरा अविनाश की तलवार से टकराया तो वह चकाचौंध भरी सफेद रोशनी से चमक उठा और जमीन पर पड़ा पत्थर चटक गया। हथियारों के मिलने के बिंदु पर काली बिजली सी चमकने लगी और रोशनी टिमटिमाने लगी। अविनाश ने कृपाण को दूसरी तरफ घुमाया और लीजन के पेट की ओर एक हल्का वार किया। हमले का रूप देखकर लीजन चालाकी से पीछे हट गया और कलाबाजी करते हुए बैकफ्लिप किया। अपने लक्ष्य से चूकने के बाद अविनाश स्थिर नहीं रुका बल्कि आगे बढ़ा और लीजन की ओर दौड़ पड़ा। वह अपने द्वारा हासिल किए गए छोटे से लाभ को खोने के लिए तैयार नहीं था। जब वह लेगियन के करीब पहुंचा, जो पहले ही बैकफ्लिप करके नीचे उतर चुका था, तो वह अपनी बाईं ओर की दीवार पर कूद गया और उस गति का उपयोग करते हुए खुद को लेगियन की ओर धकेल दिया, जो उसकी ओर अपना भाला घुमा रहा था। लेस देन ब्लेड शैली, दूसरा रूप, 0 ग्रेटर दैन। अविनाश की तलवार से एक लाल रोशनी निकली जिससे एक पोर्टल जैसा कुछ खुल गया, और ठीक उसी समय जब लेगियन का भाला उसे काटने वाला था, उसका शरीर उसके द्वारा खोले गए लाल रंग के पोर्टल में समा गया। वह गायब हो गया और पोर्टल बंद हो गया। लेजियन इस घटनाक्रम को देखकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली युद्ध की भावना में जरा भी कमी नहीं आई।
वह उत्साह से कांप रहा था क्योंकि विकास के बाद प्रथम श्रेणी के सबसे शक्तिशाली ज़ोंबी से लड़ने के बाद से उसे लंबे समय बाद किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने का मौका मिला था। अब तक उसने जिन विरोधियों का सामना किया था उनमें से अधिकांश या तो टाइटन की तरह उसके लिए बहुत शक्तिशाली थे या बहुत कमजोर थे, और उसे लग रहा था कि वह पर्याप्त सुधार नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वह खुद को आजमाना चाहता था। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसकी शक्ति का स्तर लगभग उसके बराबर हो, कम से कम इस तरह वह अधिक लड़ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, जिससे उसे अधिक अनुभव प्राप्त होगा और वह विकसित हो सकेगा। बैंगग लेगियन का शरीर हवा में उड़ गया और कुछ मीटर दूर जाकर ही वह खुद को संभाल पाया। अविनाश एक और लाल पोर्टल से बाहर आया जो रहस्यमय तरीके से लीजन के पीछे प्रकट हुआ था और इसीलिए उसने लीजन पर आसानी से हमला कर दिया था। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की तीव्र चमक थी और उसने अपनी तलवार को चमकाया। तुम्हारे द्वारा मुझे दूसरा रूप इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना, इसका मतलब है कि तुम वाकई खास हो। सच में मुझे आरव के गोलेम बनाने की कला से बहुत ईर्ष्या होती है और यह सोचकर कि तुम सबसे शक्तिशाली भी नहीं हो, मुझे और भी अधिक शक्तिशाली बनने की प्रेरणा मिलती है। अविनाश ने उदास मुस्कान के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा। उसे याद है कि आरव ने उससे कहा था कि अगर वह लीजन के साथ बराबरी कर लेता है तो वह उसका एक एहसानमंद रहेगा। उसे लगा कि आरव अभी भी अतीत की नज़रों से उसे कम आंक रहा है, लेकिन वह जानता था कि वह अपने पुराने रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली है और उसकी नई अनूठी तलवार चलाने की तकनीक लेगियन को भी पीछे धकेल रही थी। अरे अब इतनी बकवास मत करो, मुझे लगा था कि तुम कम बोलने वाले हो, लेकिन लगता है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे थे। जैसे ही तुम्हारे पापा वापस आए और उन्होंने तुम्हें युद्ध की एक बहुत ही उन्नत तकनीक सिखाई, तुम घमंड करने लगे। मैं तुम्हें उस भ्रम के सिंहासन से नीचे उतारना चाहता हूं जो तुमने बना रखा है। लेगियन धीरे धीरे जमीन से उठते हुए बोला। उसका सीना बुरी तरह धंस गया था और पत्थर का कवच लगभग पूरी तरह टूट चुका था। हालांकि उसने शांत रहने का नाटक किया, लेकिन ऐसा लगता है कि अविनाश ने जिस लाल ऊर्जा से उस पर हमला किया था उससे उसे काफी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह इस तरह की स्थिति में था। इस तरह से हुए नुकसान को देखते हुए उसे इतना नुकसान तब भी नहीं हुआ था जब उसने ब्लड मून युद्ध में टियर 2 गोब्लिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी या जब टाइटन ने उसके साथ मुकाबला किया था। हालांकि टाइटन ने काफी हद तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। भगवान का शुक्र है कि तुम टूटे नहीं। आखिर मैं अपने भाई को ये कैसे दिखा पाती कि मैं उससे कहीं अधिक की हकदार हूं जिसे उसे हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अविनाश ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों हथियार अपने सामने रख लिए और कृपान को जमीन पर पटक दिया। लेस देन वध का क्षेत्र ग्रेटर दैन। अविनाश ने कृपान कौशल को सक्रिय किया और कृपान को माध्यम बनाकर एक लाल वृत्त फैला और विस्तारित होता चला गया, जिसके केंद्र में अविनाश था। ऐसा होते समय इससे एक बेहद भयावह और जानलेवा इरादा निकलता हुआ प्रतीत हुआ। मेरा यह अगला हमला एक ऐसी चीज है जो मैंने अभी अभी सीखी है और मैं वास्तव में इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आपको यही हार मान लेनी चाहिए क्योंकि मैं आरव की अनमोल रचनाओं में से एक को नष्ट नहीं करना चाहता। अविनाश ने कहा। जैसे ही उसने आखिरकार पहली बार लंबी तलवार को अपने दाहिने हाथ में लिया, तलवार से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, मानो वह आखिरकार अपने घर लौट आए हो। दरअसल अविनाश हमेशा से आरव के गोलेमों से ईर्ष्या करता था और इसीलिए उसे लीजन को चेतावनी देनी पड़ी। उसने और बाकी गिरोह ने देखा था कि आरव ने अपने गोलेम को बिना किसी रोक टोक के लड़ने के लिए भेज दिया था, या फिर उन्हें उसके साथ अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करने दें। उसे गोलेमों पर इतना पूरा भरोसा था कि गोलेमों के प्रति उसका ये भरोसा कभी पहले जैसा नहीं रहा। अविनाश को हमेशा लगता था कि आरव हमेशा उनकी रक्षा कर रहा है। वह बस उसे ये दिखाना चाहता था कि वह इतना मजबूत है कि दोबारा बोझ न बने, बल्कि आरव के कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चले और उसके बोझ को बांटे, न कि केवल पीछे रहकर आदेशों का इंतजार करे जब हालात कम खतरनाक हों। मुझे लगता है कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से तैयार हूं। लेगियन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। तभी उसके चारों ओर 5 मीटर का एक पारदर्शी क्षेत्र खुल गया। यह अविनाश के वध क्षेत्र से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस पारदर्शी क्षेत्र में हजारों भाले की ऊर्जा व्याप्त प्रतीत हो रही थी। तो चलिए ऐसा करते हैं। अविनाश ने अपना बायां हाथ अपनी तलवार पर रखा और अपने खून से पूरी तलवार पर निशान बनाने लगा, जिससे तलवार के पिघलने जैसी आवाज आने लगी। जब उसका काम पूरा हुआ तो लंबी तलवार गायब हो चुकी थी। उसकी जगह खून के रंग की एक विशाल तलवार थी जो देखने में बहुत भारी लग रही थी। अविनाश ने उसे अपने सिर के सामने उठाया। लेस देन शांति / जोड़ वध का क्षेत्र इक्वल्स शांति वध ग्रेटर दैन।
अविनाश ने अंततः दोनों हथियारों के सर्वोच्च कौशल को एक साथ मिलाकर एक नया अल्टीमेट कॉम्बो अटैक बनाया और वार किया। 153 उत्पत्ति भाला। एक लाल और शक्तिशाली आभा, जो केवल हत्या के इरादे और एक मजबूत नरसंहार की भावनाओं से भरी थी, लाल वार के साथ बाहर निकली और लेगियन के लिए रास्ता बनाया। इतने भीषण हमले के बावजूद लेगियन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके शरीर से निकलने वाली सारी ऊर्जा नष्ट हो गई, अचानक गायब हो गया। लेकिन आरव, जो शुरू से ही लड़ाई देख रहा था, ने कुछ अलग देखा। वास्तव में लेगियन ने जो किया उससे वह बहुत हैरान हुआ। वह देख पा रहा था कि लेगियन अपने शरीर के भीतर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा था और उसे अपने सीने के एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था। वह जो कर रहा था वह पूरी तरह से स्पीयर ची से बने दिल को संघनित करने जैसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि आरव को इसके पीछे का तर्क समझ में नहीं आया, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि यह लीजन के लिए एक छोटी सी सफलता हो सकती है। डिंग, लेगियन नामक गोलेम ने अपने हथियार चलाने के इरादे को एक नए स्तर तक पहुंचा दिया है। लेगियन द्वारा निर्मित स्पीयर हॉट कौशल, स्पीयर इंटेंट अब 1 विद स्पीयर अवस्था में पहुंच गया है। स्पीयर हॉट स्किल तब उपलब्ध होती है जब आप स्पीयर प्रकार का हथियार चलाते हैं। आरव को लग रहा था कि लीजन युद्ध में जो कुछ समझ रहा था, उसे देखकर उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा है। इस समय लीजन उसे एक असाधारण भाला चलाने वाला प्रतिभाशाली योद्धा लग रहा था। हालांकि उसके सभी गोलेम अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिभाशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन टाइटन के बाद निर्मित होने के बावजूद लेगियन ने भाले चलाने की अपनी उच्च महारत से उसे हमेशा गलत साबित किया। वह हमेशा व्यक्तिगत प्रशिक्षण के रूप में बाधाओं पर भाला चलाता था। हालांकि अगर कोई इंसान ऐसा करता तो ज्ञान प्राप्त करना वास्तव में बहुत मुश्किल होता, लेकिन जब बात लीजन की आती है तो उसे उस व्यवस्था का समर्थन प्राप्त था जो प्रशिक्षण के दौरान हर बार भाला चलाने पर अनुभव अंक प्रदान करती थी। यह अनुभव कभी व्यर्थ नहीं गया क्योंकि वह सफलता प्राप्त करने के लिए अनुभव संचित कर रहा था। बस एक उचित मुकाबले की कमी थी जो उसे उसकी चरम सीमा तक पहुंचा सके ताकि वह अंततः अगले चरण में प्रवेश कर सके। आरव का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने स्वॉर्ड हॉट के बारे में पहले भी सुना था और तलवारबाजी के क्षेत्र में उसकी युद्धकला की समझ बहुत उच्च स्तर की थी। और तलवार वाला वह अवस्था थी जब तलवार की ऊर्जा अगले स्तर पर विकसित होकर और भी घातक हो गई। वे दोनों चीजें निश्चित रूप से स्पीयर हॉट और 1 विद स्पीयर अवस्था के समान थी जिन्हें लेगियन ने अभी अभी जागृत किया था। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका गोलेम ऐसी अवस्थाओं तक पहुंच रहा है जहां तक लंबे समय से एकांत में रह रहे पुराने कबीले के राक्षस भी नहीं पहुंच पाए थे। लेस दैन उत्पत्ति भाला / ग्रेटर दैन। इतना समय बीतने के बावजूद आरव सोच रहा था कि समय सचमुच कुछ सेकंडों में नहीं बीता है, और उसकी सोच तब रुक गई जब लेगियन ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से भाला पकड़े हुए अविनाश के हमले पर सीधा वार किया। उसके प्रहार में कोई दिखावटी हरकत या प्रकाश नहीं था, बल्कि ची की एक अदृश्य लहर उठी जिससे हवा 2 भागों में बंट गई, और जब यह अदृश्य ची हमला ट्रैंक्विलिटी स्लॉटर हमले से टकराया तो उसने उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। हमले को नाकाम करने के बावजूद क्यूई स्लेश की शक्ति थोड़ी ही कम हुई क्योंकि शेष क्यूई ऊर्जा अविनाश की ओर बढ़ती रही। जो व्यक्ति अपनी तलवार का इस्तेमाल करके खुद को खड़ा रखे हुए था, वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसका हमला इतनी आसानी से 2 हिस्सों में बंट गया और उसने लेजियन की ओर जो ऊर्जा भेजी थी उसके अवशेषों ने लेजियन की ओर बढ़ने के बजाय वातावरण को नष्ट कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लेगियन इस हमले का जवाब दे सकता है, इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए कोई माना ऊर्जा बचाकर नहीं रखी क्योंकि यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। दरअसल वह इतना थक चुका था कि उसके पास वॉर्ड स्लैश करने के लिए भी पर्याप्त माना नहीं बची थी ताकि वह सीधे आ रहे हमले से बच सके। वह केवल दांत पीसकर अपनी रक्षा के लिए उस तलवार को, जो एक विशाल तलवार में बदल चुकी थी, अपने सामने रख सकता था। तो इस तरह मैं हारूंगा। लगता है लेगियन सही था। मार्शल आर्ट में इतनी तरक्की करने के बाद मैं बहुत घमंडी हो गया हूँ। लगता है इस मुकाबले के बाद मुझे इस पर ध्यान लगाना होगा। लेकिन हमले के होने से पहले ही लेगियन हमले को रोकने में कामयाब हो गया, लेकिन भाले की ऊर्जा की कुछ धाराएं उससे लगी और वह पास की एक दीवार की ओर जा गिरा। सिर पर चोट लगने और बेहोश हो जाने के बीच लेगियन का शरीर उस तरह के हमले को झेलने के कारण चकनाचूर हो रहा था, जिसमें इतनी ऊर्जा थी कि वह खुद भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसने भले ही ओरिजिन स्पीयर स्लैश भेजा हो, लेकिन उस तरह के हमले को उसके शुद्धतम रूप में नियंत्रित करना लेगियन के बस की बात नहीं थी। आरव तेजी से उसकी ओर दौड़ा और उसके शरीर में अपनी माना शक्ति प्रवाहित करने लगा।
उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करते हुए वह उसके शरीर के उन हिस्सों को फिर से बनाने के लिए अपनी माना शक्ति प्रवाहित करता रहा जो टूट रहे थे। लगभग 15 मिनट तक प्रयास करने के बाद वह लीजन को उसकी पूर्ण अवस्था में वापस लाने में सक्षम हो गया। डिंग, लेगियन नाम का गोलेम सफलतापूर्वक लेवल 20 क्वासी टियर 2 गोलेम तक पहुंच गया है। आरव ने राहत की सांस ली, हालांकि उसे पता नहीं था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वह इसे अविनाश के साथ लड़ाई से लेगियन को मिले अनुभव से जोड़ रहा था। गोलेम को उसकी सीमाओं से आगे बढ़ने में मदद करना सीखने के लिए बधाई हो। वास्तव में ये ज्ञान आपको तब प्राप्त होना था जब आप टियर 2 मैच क्षेत्र में प्रवेश करते, लेकिन चूंकि आपने इसे पहले ही कर लिया है, इसलिए इसे अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा कि हम ये ज्ञान आपको अभी ही दे दें। अरे यार, आखिरकार तुमने मुझसे बहुत दिनों बाद बात की। इतने लंबे समय बाद सिस्टम की आवाज सुनकर आरव हैरान रह गया, लेकिन उसके बाद जो दर्द हुआ उससे उसे सिस्टम की आवाज सुनने पर पछतावा होने लगा। जैसे ही उसके दिमाग में गोलेम तकनीक की भारी मात्रा में जानकारी डाली जा रही थी, जिसका उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था, उसने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यादों का ये सम्मिश्रण असली आरव की यादें प्राप्त करने के समय से कहीं अधिक दर्दनाक था। जब ये सब हो रहा था तभी कोई ऊपर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शिकन थी क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे इसमें दखल देना चाहिए या बस लड़कों को देखता रहना चाहिए। 154 अस्वीकृत। दर्द कम होने के बाद आरव आखिरकार शांत हो गया। वो जमीन पर लेटा हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था। अपने सिर के अलावा वह अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिला नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने लेगियन की ओर देखा तो उसे उसकी आंखों में चिंता दिखाई दी, क्योंकि उसने अपने भाले को रक्षात्मक मुद्रा में पकड़ रखा था, मानो वह आरव को अपनी सुरक्षा में रखे हुए हो। आरव ने झट से अपना सिर अविनाश की ओर घुमाया और महसूस किया कि अविनाश के बगल में पहले से ही कोई खड़ा था और वह अविनाश के मुंह में गोली डाल रहा था। मैं इन सब में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया होता तो शायद उसकी नींव को काफी नुकसान पहुंच जाता और उसे फिर से स्थिर करने में बहुत समय लग जाता, इसलिए मुझे दखल देना पड़ा। उम्मीद है तुम ये समझोगे, आरव। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, आरव को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि वह कौन है। हाँ, चौथे एल्डर, मैं समझता हूँ, आखिर वह आपका बेटा है। आरव हंसते हुए लेजियन को उसे उठाने का मानसिक संदेश भेजा। मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ कि आपने अपने गोलेम को इतने बड़े हमले को झेलने के लिए मजबूर किया, ये जानते हुए भी कि इस प्रक्रिया में उसका मूल भाग भी नष्ट हो सकता था। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आप अंत में उसे बचाने में सफल रहे। चौथे बुजुर्ग ने टिप्पणी की और आरव को एहसास हुआ कि चौथे बुजुर्ग ने कुछ गलत समझा है। नहीं, वह सब लेजियन का काम था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। हालांकि आरव ने कहा कि लीजन के फैसले में उसका कोई हाथ नहीं था, फिर भी चौथे एल्डर ने इसे उसकी विनम्रता के रूप में देखा। उन्होंने जमीन पर पड़े अपने बेटे की ओर भी देखा और उम्मीद जताई कि शायद वह आरव की तरह घमंडी न होता, तो शायद वह घर के अंदर ही रहता और उसे दिए गए गुप्त नियमावली को समझने में और अधिक प्रगति करता, बजाय इसके कि वह दिखावा करने के लिए बाहर भागता। मैंने हमेशा सुना है कि तुम इस कबीले के सबसे महान गोलेम जीनियस हो, जो बहुत लंबे समय से नहीं देखे गए हैं। हालांकि तब शायद मुझे ये शब्द समझ नहीं आए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। तुम्हारे पास वास्तव में कबीले को एक और ऊंचाई पर ले जाने का मौका हो सकता है। कृपया चौथे बुजुर्ग, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने भारी शब्दों के योग्य हूं। आपकी चापलूसी मुझे अहंकारी बना सकती है। मुझे आपकी सोच पसंद है, प्रशंसा मिलने पर भी आप में अहंकार का कोई संकेत नहीं दिखता। क्या आप इस बुजुर्ग से कुछ गुर सीखने और भाला चलाने की कला को उच्च स्तर तक सीखने के लिए तैयार हैं? काफी बहस के बाद आखिरकार चौथे एल्डर ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, जिससे आरव को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह भाले चलाने में माहिर नहीं था, तो चौथा एल्डर ऐसा क्यों करेगा? उसने सोचा कि उसे व्यक्तिगत रूप से उससे मिलकर ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन तभी उसकी नजर लेगियन पर पड़ी जो अभी भी उसे पकड़े हुए था। ओह, मुझे समझ आ गया, मुझे फिर से गलत समझा गया है। आरव को आखिरकार समझ आ गया कि चौथे एल्डर ने ऐसा सवाल क्यों पूछा था। दरअसल वह लेजियन द्वारा प्रदर्शित भाले की बुनियादी तकनीकों को देखकर चकित रह गया था। आखिरकार एक गोलेम तकनीक थी जिसे ज्ञान साझाकरण कहा जाता था, जिसमें गोलेम का निर्माता अपने हथियार से संबंधित अपने ज्ञान का कुछ हिस्सा या पूरा ज्ञान गोलेम में डाल देता था। इससे इसकी युद्ध तकनीकें और भी शक्तिशाली हो जाएंगी, क्योंकि इसे केवल अपनी ताकत से हथियार चलाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह तकनीकों का उपयोग करके अपने ही स्तर के विरोधियों को भी पराजित कर सकेगा।
लेकिन आरव के मामले में सिस्टम की भूमिका के कारण मामला अलग था। उसे बस एक हथियार को ध्यान में रखते हुए गोलेम बनाना था और उस हथियार को घुमाना था कुछ समय के लिए, और उनकी चेतना सक्रिय रहने पर वे उस हथियार पर बुनियादी महारत हासिल कर सकेंगे जिसका वे उपयोग करते हैं। और इससे आरव को भी उसी हथियार और कौशल का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। इसलिए यदि अन्य गोलेम मास्टर अपने गोलेमों में हथियार के ज्ञान को समाहित कर रहे थे, आरव ने अपने गोलेमों को विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण दिया और फिर उस ज्ञान को आरव में समाहित कर दिया, जिससे आरव को अपने गोलेमों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्येक हथियार का बुनियादी ज्ञान हो गया। वह ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता था, और यह उसकी उन भयानक विशेषताओं में से एक थी जो उसने सिस्टम के होस्ट होने के नाते हासिल की थी। क्यों ना आप लीजन को अपनी कुछ तरकीबें दिखा दें? मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वह भाले चलाने की तकनीकों को मुझसे बेहतर समझने लगा है, आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह अविनाश के पिता को नाराज न करने के लिए सतर्क था। लेकिन जब चौथे एल्डर ने उसे सुना तो उन्हें लगा कि आरव को भाले की कोई तकनीक सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि लीजन द्वारा पहले से ही कई तकनीकें इस्तेमाल की जा चुकी हैं। ये सभी भाला चलाने की बुनियादी कलाएं थीं। हालांकि लीजन के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने के कारण ये अधिक घातक और प्रभावशाली लग सकती थीं, लेकिन चौथे बुजुर्ग जैसे व्यक्ति की नज़र में, जिसने लगभग अपना पूरा जीवन भाला चलाने के अभ्यास में बिताया है, ये सब कुछ नहीं था। वह लेगियन की सभी जटिल चालों को आसानी से समझ गया था और जान गया था कि उसके कौशल की नींव अभी भी बुनियादी भाला चलाने की कला पर टिकी है, न कि किसी दिखावटी भाले की चाल पर। वह वास्तव में सोच रहा था कि आरव ने कभी भी कोई दिखावटी भाले की चाल सीखने का मौका क्यों नहीं लिया, और वह उसे कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन उसे इस तरह अस्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं थी। कितनी अफसोस की बात है, अगर तुम भाले के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मुझे यकीन है कि कुछ ही वर्षों में तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे, चौथे बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि वह आरव को फिर से अपने अधीन सीखने के विचारों से परेशान नहीं करना चाहते थे। खैर, फिर मिलेंगे, गॉर्डन के वारिस, चौथे एल्डर ने अविनाश के शरीर को उठाते हुए कहा और आरव के आंगन से बाहर उड़ गया। जैसे ही आरव को अपने शरीर के सामान्य होने का एहसास होने लगा, वह कराह उठा। उसने एकांत प्रशिक्षण ले रहे आथा और नाइट को भी कोसना शुरू कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना शोर होने के बावजूद उनमें से कोई भी मदद के लिए नहीं आया। वह सोचने लगा कि उसने उन्हें अपना घर इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों दी, जबकि कबीले की इमारतों में उन सभी के लिए अलग अलग कमरे हैं। वो कमीने। खैर, मुझे बिल्कुल भी हार नहीं मिली। इस नई जानकारी से मैं अपनी टीम को और भी मजबूत स्तर पर ले जा सकूंगा, आरव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने उस ज्ञान के बारे में सोचा जो सिस्टम ने उसे दिया था। आथा और नाइट ने एकांतवास छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी नींव अन्य चीजों का अध्ययन जारी रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो गई है। अब उनके लिए केवल यही बचा था कि वे किस बुजुर्ग से पवित्र गोलेम तकनीक सीखना चाहते हैं। आथा वास्तव में कुलपति से सीखना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि वास्तव में उसके और कुलपति के बीच कोई समानता नहीं है, तो उसे यह विचार छोड़ना पड़ा और अपने सभी विकल्प खुले रखने पड़े। भले ही उसका जन्म मिथुन राशि में नहीं हुआ था, फिर भी वह गॉर्डन परिवार का सदस्य था और किसी भी बुजुर्ग से गोलेम तकनीक सीख सकता था। उनकी समझ के कारण ये सभी तकनीकें उस पत्रिका के एक भाग से आई थीं जो एक कुलपति से दूसरे कुलपति को सौंपी जा रही थी। और काफी विचार विमर्श के बाद उसने अंततः तीसरे गुरु से सीखने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगता था कि उनमें बहुत कुछ समान है। हालांकि आरव ने तीसरे गुरु को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उन्होंने कुलपति के जर्नल से उनके कारनामों, उनकी ताकत और उनकी गोलेम तकनीक के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो कि सबसे अनोखी तकनीकों में से एक थी। हालांकि आरव वास्तव में जर्नल का हर हिस्सा पढ़ना चाहता था, लेकिन जब से सिस्टम ने इसे इन्वेंट्री में शामिल किया है, तब से उसने इसे रोक रखा है और उसे पहले अपनी खुद की रचना पर काम करने के लिए कह रहा है। जब उसने पहला पृष्ठ देखा और उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि सिस्टम ने क्या कहा, लेकिन उसे लगा कि वह बाद में समझ जाएगा और शायद तब सिस्टम उसे किताब खोलने और उसमें देखने के योग्य समझेगा। ... हे सिस्टम, ब्लड मून युद्ध का समय तेजी से नजदीक आ रहा है और मैं पैट्रियार्क जर्नल को कम से कम एक झलक देखना चाहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं वहां कुछ नया सीख सकता हूं और अगर मुझे किताबों का ज्ञान हो तो मैं अपनी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकता हूं। आखिरकार आप नहीं चाहेंगे कि आपका होस्ट अभी मर जाए, है ना? गुना, इस पुस्तक का ज्ञान कभी भी कुलपति द्वारा शोषण के लिए नहीं था। इसे केवल गॉर्डन वंश के कुलपति द्वारा संरक्षित करने के लिए दिया गया था।
यहाँ तक कि उस जर्नल में वर्णित तकनीक भी कुलपति द्वारा अपने चरम पर रहते हुए बनाई गई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की गई थी, ताकि जब उनके वंशज, जिनमें उनके समान गोलेम जीन हो, जन्म ले तो वे उस ज्ञान का अभ्यास कर सके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। गुना, आपको लगता है कि यही एकमात्र जर्नल है जो आपके पूर्वज ने छोड़ा है? नहीं, आप इतने मूर्ख नहीं हो सकते। एक जर्नल हमेशा वर्तमान पूर्वज के पास सुरक्षा के लिए रखा जाता है और दूसरा कबीले के सभी सदस्यों के अभ्यास के लिए होता है। इसे आपके कबीले के विशेष प्रशिक्षण मैदान में सुरक्षित रखा जा रहा है। मेरे कबीले के पास एक विशेष प्रशिक्षण मैदान है। गुना, भला मैं अपने मूर्ख मेजबान से क्या उम्मीद करूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कबीला इतना शक्तिशाली हो जाता और उसके पास एक टियर 7 जादूगर होता जिसके साथ कई ऐसे वरिष्ठ होते जो प्रशिक्षण मैदान के बिना भी लगभग उसी स्तर पर पहुंच चुके होते? क्या तुम्हें लगता है कि टियर 7 जादूगर होना आसान है? फिर बाकी मध्य स्तरीय कबीलों के पास अपना खुद का क्यों नहीं है? मूर्ख, मेरी बात सुनो। जो किताब तुम्हें दी गई है उसे तुम तभी खोल सकते हो जब तुम अपनी खुद की गोलेम तकनीक बनाओगे। जो तकनीक तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो वह सदियों से चली आ रही बुनियादी तकनीक है। गुना, आपको इस आधार का उपयोग करके सिस्टम की मदद के बिना स्वयं कुछ बनाना है, जैसे आपने टाइटन बनाया था। बिल्कुल शुरुआत से कुछ ऐसा करें जो किसी भी गोलेम मैज ने पहले कभी नहीं किया हो। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो सिस्टम भी आपका समर्थन करेगा और आपकी तकनीकों और विचारों को साकार करेगा, और पैट्रियार्क जर्नल आपकी रचना को दर्ज करेगा और आपको इसके रिकॉर्ड देखने की अनुमति देगा। सिस्टम से हुई संक्षिप्त बातचीत के बाद आरव गहरी सोच में डूब गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जो किसी अन्य गोलेम जादूगर ने पहले न आजमाया हो, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसे कोई कारगर समाधान नहीं सूझा। सलाह के लिए 3500 माना। डिंग, अपर्याप्त माना के कारण आपको सिस्टम को 1000 माना देना होगा, और जैसे ही आप अपना माना पुनः प्राप्त करेंगे, ये राशि काट ली जाएगी। अरे यार, माना का कर्जदार ऐसा कौन करता है, और मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगा था। गुना, मुझे उपदेश मत दो आरव, तुम जानते हो कि आखिर ये सिर्फ व्यापार है। मैंने तुम्हें जो सलाह दी है उसकी कीमत इससे कहीं अधिक है। अगर मैं सही गणना करूं तो ये 10 से 15,000 माना के बराबर होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास जितनी माना है उसे देखते हुए मैंने तुम्हें उपभोक्ता छूट देने का फैसला किया है। जब तक तुम्हारे पास माना की मात्रा कम है, इसका आनंद लो, क्योंकि जब तुम्हारी माना की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तब कोई छूट नहीं मिलेगी। आरव, तुम कंजूस व्यवस्था। आरव ध्यान मुद्रा में बैठ गया और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने लगा, क्योंकि सिस्टम ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया था और उसके पास किसी भी कौशल को सक्रिय करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। वह केवल अपने सभी गोलेमों को अंतरिक्ष थैली से मुक्त कर सकता था और उन्हें अपनी निगरानी में रख सकता था, जबकि वह पर्याप्त माना ऊर्जा अर्जित करने का प्रयास कर रहा था ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। ध्यान करते समय उनका मन अपने आप ही काम करता रहा और वे सोचने लगे कि सिस्टम ने क्या कहा। ऐसा कुछ जो किसी भी गोलेम जादूगर ने पहले कभी नहीं किया, कुछ अनोखा। मेरी नींव उन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है जिनका उपयोग अन्य सभी गोलेम तकनीकों को बनाने में किया गया था। एक ऐसी तकनीक खोजे जो केवल मेरे द्वारा बनाई गई हो, कुछ ऐसा जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा हो। आरव के दिमाग में ये सारी बातें तेजी से घूमने लगी। उससे अपनी पुरानी दुनिया पृथ्वी याद आ गई, और वह रोबोटों के बारे में सोचने लगा कि वे गोलेम जैसे ही थे, लेकिन अपने उन्नत हथियारों के कारण कहीं अधिक उन्नत थे। सांस फूलना। आरव की आंखें खुल गईं जब उसे आखिरकार वह चीज मिल गई जिसकी उसे अब तक कमी महसूस हो रही थी। उसे जर्नल की नकल करने की जरूरत ही नहीं थी। वह कुछ ऐसा बना सकता था जिसके बारे में न केवल गॉर्डन परिवार सोच भी नहीं सकता था, बल्कि ये दुनिया भी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी गोलेम तकनीकों को इस तरह विकसित करने जा रहा था जिससे साइबोर्ग गोलेम, एआई गोलेम और रोबोट गोलेम बनाए जा सकें, जो शायद पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड जैसे दिखें। अपनी योजना के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। वह एक और दौर के क्रूर प्रयोग करने वाला था। डिंग, त्रुटि का पता चला। एलिमेंटल गोलेम की सेटिंग बदलने का प्रयास विफल रहा। असफल। आरव ने जैसे ही एक और मेटल पावर क्रिस्टल को पिघलते और हवा के साथ गायब होते देखा, उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसने जोर से चिल्लाने की इच्छा को दबा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसे क्या करना है। सिस्टम से थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद उसने एक रोबोट गोलेम बनाने का लक्ष्य रखा। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि इन कुछ दिनों में उसने कोई खास प्रगति नहीं की है। और इसका कारण ये था कि वह न तो धातु तत्व का जादूगर था और न ही उसे लोहे को नियंत्रित करने का कोई ज्ञान था।
उसका सबसे बड़ा दांव ये था कि वह मृत राक्षसी जानवरों से निकाले गए धातु तत्व शक्ति क्रिस्टल का उपयोग करके उसमें संग्रहित आंतरिक धातु शक्ति का प्रयोग करके दूसरे गोलेम के साथ विलय करेगा, लेकिन यह असफल रहा। उसने टाइटन की ओर देखा जो अभी भी उसे असमंजस भरे भाव से देख रहा था, ये सोच रहा था कि वह वास्तव में क्या करने वाला है। उसने आह भरी और अपने छोटे से घर को चारों ओर देखा, जहां उसे आखिरकार वह शांति मिल गई थी जिसकी उसे हमेशा से चाह थी और जिसकी उसे बहुत लालसा थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपने दोस्तों को याद कर रहा है, भले ही वे हमेशा इधर उधर बिखरे रहते थे। लगता है अब आर्थर से मिलने का समय आ गया है, अगर इस समय कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो वही कमीना है। रुकिए, अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो क्या उसके पास पृथ्वी और धातु दोनों तत्व नहीं है? बढ़िया, मैं चुपके से तीसरे एल्डर के क्वार्टर में घुसने जा रहा हूं। टाइटन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे ताकि वह अपने मालिक की मदद कर सके जो लगातार खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। ... तीसरे बुजुर्गों के आंगन में लगभग 7 युवक थे जो अपनी डगमगाती इच्छाशक्ति और धातु ऊर्जा का उपयोग करके मनचाहा आकार देने के लिए गोलेम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये प्रक्रिया बहुत नाजुक थी और इसमें उनके ध्यान की आवश्यकता थी क्योंकि वे किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और उन 7 युवकों में से एक आता था जो उस हवेली में आया था जिसके द्वार पर एक बड़ा नंबर 3 अंकित था। ये किसी बुजुर्ग का घर था, इसलिए पहले तो वह उत्साह से भर गया क्योंकि वह कल्पना कर रहा था कि उसे तीसरे महान बुजुर्ग द्वारा कैसे पढ़ाया जाएगा और उसकी प्रतिभा को कैसे पहचाना जाएगा और उसे निजी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके विचार सचमुच बहुत व्यापक हो गए थे जब भी उसे वह सब याद आता था जो उसने होने की कल्पना की थी। लेकिन दुर्भाग्य से तीसरे बुजुर्ग को किसी को व्यक्तिगत रूप से सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपनी तकनीकों की मूल बातें एक बहुत लंबे स्क्रॉल में लिखीं और उसे अपने आंगन के बीच में एक लौकी के अंदर रख दिया। दरअसल उसकी विनती काफी सरल थी, उन्हें उसके द्वारा निर्मित एक स्वर्ण गोलेम को हराना था जो उन्हीं के स्तर का था। यदि वे इसमें सफल हो जाते तो वे उसका अध्ययन कर पाते। बुनियादी तकनीक और लेखन का अभ्यास केवल 1 घंटे के लिए कराया जाता है, उसके बाद उन्हें सीखी हुई बातों पर ध्यान लगाना होता है और साथ ही एक स्वर्णिक गोलेम बनाने का प्रयास भी करना होता है। लेकिन यहाँ मुख्य समस्या ये थी कि उन्हें एक पवित्र तकनीक का अध्ययन केवल 1 घंटे के लिए ही करना था। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे 1 घंटे में उसके लिखे हुए को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, भले ही वह केवल उसकी गोलेम तकनीकों की बुनियादी बातें ही क्यों न हों। इससे उन्हें दोबारा अपनी किस्मत आजमाने की प्रेरणा मिली, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पता चला कि सुनहरा गोलेम उनके हमले का आदी हो चुका है और पहले से कहीं बेहतर तरीके से उनका मुकाबला कर सकता है। हालांकि जब वे जीत गए तब भी उनमें से कुछ ध्यान लगाने या तकनीकों पर दोबारा विचार करने की स्थिति में नहीं थे, और इसी वजह से यहाँ सीखने वालों की संख्या घटकर मात्र 7 जादूगर रह गई थी। स्वपूस जमीन से एक काली परछाई निकली। इस छोटी सी हरकत ने उन जादूगरों की एकाग्रता भंग कर दी जो अपने गोलेम बनाने की कोशिश कर रहे थे और वे जल्दी से छिप गए। बैंग बैंग बैंग, संपीड़ित धातु तत्वों की एक श्रृंखला चारों ओर उड़ने लगी। जैसे ही आरव और नाइट अंधेरे से बाहर आए और उन्होंने देखा कि आसपास कई छोटे धातु के बम घूम रहे हैं, वे भी बाकी 7 जादूगरों के साथ छिप गए। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी एकाग्रता भंग करने की? मैं अपना पहला सुनहरा गोलेम हाथ बनाने के बहुत करीब था, एक ताकतवर जादूगर ने कहा और उस जगह की ओर इशारा किया जहां विस्फोट के बाद आरव छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने आरव का चेहरा देखा, उसके शब्द गले में अटक गए। उसने आरव को पिछले ब्लड मून युद्ध में देखा था और भले ही वह टियर 2 मैच था, लेकिन उसे यह बात अच्छी तरह से पता थी कि आरव के पास ऐसे गोलेम थे जो टियर 3 गोब्लिन का सामना कर सकते थे। उसकी तो बात ही छोड़िए, जो खुद एक टियर 2 मैच से ज्यादा कुछ नहीं था। चुप रहो, अगर तुम इतने अच्छे होते तो हमें इस तरह भागना नहीं पड़ता जब तुम सिर्फ एक गोलेम बना रहे हो। साफ है कि तुम अनुभवहीन हो, लेकिन सारा दोष हम पर मर रहे हो। नाइट ने शिकायत की क्योंकि उसे लगा कि उसकी पीठ पर बम से चोट लगने से सूजन आ गई है। वह थोड़ा लापरवाह था, इसलिए उसने अपना गुस्सा उस जादूगर पर निकाला जिसने बात की थी। ही, ओह तो ये भाई आरव है, मुझे इसके लिए बहुत खेद है। उसने तुरंत माफी मांगी। आरव ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और सीधे आर्थर की ओर बढ़ गया, जो उस छोटे विस्फोट के दौरान अपनी माना शक्ति से किसी चीज की रक्षा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे लगता है भाई, तुमने बहुत अच्छी प्रगति की है। आरव ने देखा कि आर्थर लगभग तैयार हो चुके गोलेम को स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो उसने कहा, वाह, हाँ, उस बूढ़े को भाड़ में जाने दो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे?
बहुत जल्द मैं सबसे बेहतरीन गोल्डन गोलेम निर्माता बनूंगा और तुम्हारी जगह ले लूंगा। आथा ने आरव को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर गालियां दी जैसे ही उसने अपना गोलेम पूरा किया। आथा हवेली की ओर अपना उत्साह व्यक्त कर रहा था, जबकि आरव ने गोलेम को ध्यान से देखा। ये गोलेम 6 फीट लंबा था। ये लीजन की हूबहू प्रतिकृति था, जिसमें उसी का ती आकार का हेलमेट था, लेकिन इसकी आंखें भूरे रंग की थीं। हालांकि लीजन मुख्य रूप से पृथ्वी तत्वों से बना था, ये गोलेम धातु तत्वों से बना था और चमकदार कांस्य रंग का था। हालांकि आरव को एक सुनहरे गोलेम की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि गोलेम निर्माता की तकनीकों के स्तर के आधार पर कुछ प्रतिबंध थे। जहां लेजेन के पास भाला था, वहीं इस गोलेम के पास 2 लंबी तलवारें थीं और एक लंबी विशाल तलवार उसकी पीठ पर टंगी हुई थी। ये लेजेन की तरह ही ग्लेडिएटर की पोशाक में था, लेकिन धातु का गोलेम होने के कारण इसका साजो सामान अधिक वास्तविक और भारी भरकम लगता था। आरव अपने भाई की नकल करने की क्षमता पर लगभग हंस पड़ा, लेकिन आथा द्वारा बनाए गए शानदार गोलेम की सराहना किए बिना वह नहीं रह सका। डिंग। विश्लेषण गोलेम। कांस्य गोलेम स्तर 1 निम्न प्रकार। उपकरण बिजली। क्षमता गुना धातु के टुकड़े स्तर 1 गुना धातु की तलवार स्तर 1। विलय स्तर 1 गुना। मुझे लगता है कि अब आपके द्वारा दिए गए गोलेम ज्ञान को आजमाने का सही समय है। या आप ये जानना नहीं चाहते कि गोलेम प्रोजेनेटर ज्ञान के एक भाग में आप अब कितने अच्छे हैं? 157 शीर्षहीन सलाह। ऐसा लगता है कि सिस्टम उसे अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल करवाने में काफी दिलचस्पी रखता है, लेकिन आरव इतनी जल्दी इसके लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वह यहाँ किसी और काम से आया था। पूरी तरह से तर्कसंगत, उसने अनिच्छा से नवनिर्मित सुनहरे गोलेम से अपनी निगाहें हटा ली। गोलेम के कौशल उसके गोलेमों से काफी अलग थे और इसमें किसी भी प्रकार की हथियार निपुणता भी नहीं थी, जो काफी निराशाजनक था। हालांकि वह अपनी विश्लेषण क्षमता से अधिक प्रभावित था, जो स्तर 3 तक उन्नत हो गई थी, जिससे वह उन चीजों के बारे में अधिक विवरण देख सकता था जो वह पहले नहीं देख पाता था, जैसे कि इस विशेष गोलेम का विवरण। मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक खास तरह के इंसान हो, आरव ने मन ही मन सोचा, जब आखिरकार उसका सामना आथा से हुआ, जो इतनी देर तक चिल्लाने और हवेली से कोई जवाब न मिलने के बाद हौंफ रहा था। अरे यार, क्या तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और इसीलिए मैंने एक बड़े के घर में चुपके से घुसने का जोखिम उठाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आत्मीयता तत्वों के बारे में अपने ज्ञान से मेरी थोड़ी मदद कर पाओगे, आरव ने कहा। खैर, मैंने यहाँ बुनियादी बातें तो लगभग पूरी कर ली हैं, चलिए वापस चलते हैं। आथा के साथ चलने के लिए सहमत होने के बाद आरव का सामना नाइट से हुआ, लेकिन नाइट का चेहरा तुरंत बदल गया। नाइट, इसके बारे में सोचना भी मत आरव। मेरे पास जो थोड़ी सी माना शक्ति है, उससे मैं तुम्हें, मुझे और इस छोटे से सुनहरे खिलौने को कहीं भी नहीं ले जा पाऊंगा। मुझे शैडो कास्टिंग को बीच में ही रोकना पड़ेगा और फिर भी मेरे मैना पूल के दुरुपयोग के कारण मैं प्रभावित होऊंगा। नाइट ने विरोध किया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह इस समय आरव के इरादों को समझ सकता है। आरव उसे उस तरह से सिर्फ इसलिए देख रहा था क्योंकि वह फिर से मुफ्त का फायदा उठाना चाहता था। देखो तुम कैसे बड़बड़ा रहे हो और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। कुछ सेकंड पहले तुम इस बात पर बकवास कर रहे थे कि गोल्डन गोलेम विधि का अभ्यास करने वाले छात्र अच्छे नहीं हैं, तो तुम हो क्या एक नौसिखिए? आथा ने मजाक किया और सभी जादूगर नाइट पर हंस पड़े। इससे नाइट गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह भले ही ताकतवर था और खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन आथा के खिलाफ जाना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। वह आथा और अविनाश को एक सिक्के के 2 पहलुओं के रूप में देखता था, और उस सिक्के के दोनों पहलुओं पर खूंखार युद्ध राक्षसों के चित्र बने हुए थे, और यही कारण था कि वह उनमें से किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। चलो फिर चलते हैं। मुझे लगता है चुपके से अंदर आना काफी मजेदार था। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दूंगा जो योजना का हिस्सा नहीं थी। कृपया इस कबीले के सदस्य को माफ कर दें। आरव ने हवेली की ओर मुख करके और झुककर अंतिम वाक्य कहा, क्योंकि उसने आथा को हवेली की ओर बात करते हुए देखा था, इसलिए उसे यकीन था कि कोई न कोई, या शायद तीसरा बुजुर्ग भी, उन्हें देख रहा होगा और जो कुछ हो रहा था उसे जान रहा होगा। और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि तीसरे एल्डर के मन में उसके बारे में गलत धारणा बनी रहे और वह वहां से चला जाए। आथा उसे घसीटते हुए तीसरे बुजुर्ग के परिसर से बाहर निकला, लेकिन निकलने से पहले उसने हवेली की ओर अपनी बीच वाली उंगली दिखाना नहीं भूला। तारानकन 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 तारानकन। हाँ हाँ हाँ, वह बच्चा कितना ऊर्जावान है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मेरी तकनीक सीखने के लिए मेरे महल में आएगा। लगता है खून पानी से गाढ़ा होता है।
तीसरे बुजुर्ग अपने बैठक कक्ष में सिंहासन की कुर्सी पर बैठे हुए हंस रहे थे। उनके बगल में घर का नौकर था जो ये सब कुछ तेवर चढ़ाए हुए देख रहा था। युवा स्वामी कब तक इस महल से बाहर रहेंगे, इस बात से अनजान कि वह आपके इकलौते वंशज हैं। स्वर्ण गोलेम शाखा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपको उन्हें वापस लाना होगा। हालांकि हमारी शाखा में अन्य लोग भी हैं, लेकिन उनमें आपके जीन नहीं है, महाराज। तीसरे बुजुर्ग के बगल में खड़ा बटलर उदास चेहरे के साथ बोला। जब वह अपने युवा स्वामी को कबीले में एक जंगली बच्चे की तरह रहते हुए देखता है, जिसे अपनी असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं है, तो उसे बहुत दुख होता है। अल्फ्रेड, तुम मुझे बचपन से जानते हो और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि पूरे कुल में सिर्फ मैं ही थी जो अधिक बच्चे पैदा करने से हिचकिचाती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि समय आने पर उन्हें किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमारी यह वंश परंपरा गर्व करने लायक नहीं बल्कि खौफ पैदा करने वाली है, और भविष्यवाणी तो निश्चित रूप से सच होगी। मैं बस उसे इन सब से दूर रखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह खुद ही इसमें उलझ गया। देखो, किस्मत मेरे साथ खेल रही है। तीसरे बुजुर्ग ने कमरे में अभी अभी दाखिल हुए अपने विशालकाय सुनहरे गोलेम से एक लौकी उठाते हुए फिर से हंस दिया। मैं बस यही आशा करता हूं कि मेरे भाई और कुल के अन्य सभी बुजुर्गों के पास तबाही के दोबारा आने पर छिपने या हमारी साधना की गति को सीमित करने से बेहतर कोई योजना होगी। तीसरे बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारे कबीले की शक्ति को देखते हुए, अगर तुम सब मिलकर तेजी से आगे बढ़ते हो और सफलता हासिल करते हो, तो तुम खुद को एक कमजोर उच्च स्तरीय कबीले के रूप में वर्गीकृत कर सकते हो। तो फिर अथर्व अभी भी तुम सबको शांत रहने के लिए क्यों कह रहा है? आखिर तुम्हारा कबीला किस बात से भाग रहा है? उसके पास खड़े बटलर ने पूछा, लेकिन तीसरे एल्डर ने बस मुस्कुरा दिया। कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं। मैंने अपने पोते होने के बावजूद आथक को अपने अधीन सीखने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं चाहता था कि वह अपना रास्ता खुद बनाए, लेकिन चूंकि वह खुद ही वापस यहाँ आ गया है, इसलिए मैं उसे अपना सब कुछ सिखाने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। तीसरे बुजुर्ग फिर से जोर से हंस पड़े, जबकि उनके बगल में खड़ा बटलर अपने मालिक के इस अजीब व्यवहार पर आश्चर्यचकित था। हालांकि दूसरों को शायद आश्चर्य हो कि यह बटलर गॉर्डन परिवार के मुखिया को उनके नाम से पुकार रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब से गॉर्डन परिवार के सभी बुजुर्गों के पिता शहर में आए हैं, तब से वह इस परिवार की देखभाल कर रहा है। इसलिए वह वहां एक सम्मानित, वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्ति के रूप में मौजूद थे, क्योंकि वर्षों बीतने के साथ उनकी वफादारी साबित हो चुकी थी और उन्हें पूरे परिवार के नौकर के बजाय एक पारिवारिक सदस्य के रूप में देखा जाता था। ... क्या बकवास है? तुमने ऐसा करने की कोशिश की? मुझे लगा कि अवनी के बाद तुम हमेशा हम सब में सबसे बुद्धिमान रहे हो। मुझे लगता है कि तुम हमसे थोड़े ज्यादा चालाक हो। आथ ने आरव की परेशानी के कारण सुनकर उसे बड़े ही शानदार अंदाज में अपमानित किया। हालांकि आरव गुस्से का भाव दिखाना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इस समय उसे वास्तव में आथ की मदद की जरूरत है और उसने खुद को रोक लिया। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या आप सिर्फ मुझे अपमानित करने में रुचि रखते हैं? आरव ने अधीरता से पूछा। हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये तो बुनियादी ज्ञान है कि आप बात के चरण में दो द्वितीयक जादू को एक साथ मिला सकते हैं। आपको ये कैसे नहीं पता? द्वितीयक जादू, इसका मतलब क्या है? आरव ने खास अंदाज में पूछा, क्योंकि वह आथ को यह नहीं बता सकता था कि उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद नहीं हैं। 4 मूल तत्व वायु, अग्नि, जल और पवन हैं। शेष तत्व इन मूल तत्वों के उपतत्व हैं। इनमें विलीन हो गए हैं या इनसे ही बने हैं, जो महान अराजकता के सिद्धांत से उत्पन्न हुए हैं। धातु और बर्फ के तत्व गरज, ध्वनि और अन्य जटिल जादू के साथ गौण जादू हैं, और यदि बर्फ पहले से ही मौजूद है तो वे कभी भी आपस में मिल नहीं पाएंगे। आथ ने आरव का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक अधूरा स्पष्टीकरण दिया। आरव को उसकी बात तुरंत समझ आ गई। आखिरकार उसके सभी गोलेमों में से केवल टाइटन ही एक आइस गोलेम था, और सबसे मजेदार बात यह थी कि उसने इसे केवल टाइटन पर आजमाने की कोशिश की जो पहले से ही टियर 2 गोलेम था। उसे अभी भी सिस्टम का वह संदेश याद है जिसमें बताया गया था कि वह एक एलिमेंटल गोलेम की सेटिंग बदलने में असफल रहा है। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो टाइटन और हाइव क्वीन के लिए पहले से ही उनके रास्ते तय थे, क्योंकि उसने सिस्टम का उपयोग करके उन्हें अगले क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद की थी। इसे बदलने की कोशिश करने का मतलब था कि उसे अभी भी सिस्टम की मदद लेनी होगी, और चूंकि इसमें सिस्टम शामिल था, इसलिए इसे कभी भी उसका अपना काम नहीं माना जाएगा। और उसने फैसला किया कि वह एक ऐसे गोलेम को जो टियर 2 गोलेम नहीं बना है, रोबोट संस्करण में बदलने की कोशिश करेगा।
और उसे लेजियन से बेहतर कोई गोलेम नहीं सूझा जो टियर 2 के करीब था, और ऐसा लग रहा था कि उसकी हताशा के कारण उसकी गोलेम तकनीकों में एक नई क्षमता जागृत हो रही है। उसने सोचा कि उसे आथा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने ये सब संभव बनाया था। लेकिन जब उसने उसका घमंडी चेहरा देखा तो उसने अपना इरादा बदल दिया। अरे बेवकूफ, मुझे तो ये सब पहले से ही पता था। आथा और नाइट, अगर तुम्हें ये सब पता था तो इतनी ध्यान से क्यों सुन रहे थे? कहीं तुम धन्यवाद भी तो नहीं कह सकते? अरे रुको आरव। आथा आरव के पीछे भागा क्योंकि उसे उसका घमंडी रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या आथा द्वारा सीखी गई गोलेम तकनीकें उसके अहंकार को बढ़ा रही हैं। 158 शरीर का सुधार भाग 1। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश की क्योंकि वह कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा था जो भविष्य में उसकी अपनी अनूठी गोलेम तकनीक बन सकती थी, जिसका उपयोग भविष्य में उसका नाम आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? उसने अपने सामने खड़े लेजियन से पूछा, और लेजियन ने तेजी से सिर हिलाया। हालांकि गोलेम को कोई भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन आरव के गोलेम हमेशा से अलग थे। और उसे पता चल गया था कि उसका गोलेम, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, होने वाली प्रक्रिया को लेकर काफी घबराया हुआ था क्योंकि आरव ने उसे बताया था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है और इसमें क्या जोखिम शामिल है। हालांकि गोलेम को यह विचार पसंद नहीं था, लेकिन वह हमेशा आरव के आदेशों का पालन करता था। अगर आरव उसे मरने के लिए भी कह दे तो वह आदेश का पालन करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। आरव ने लेगियन को आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा और फिर काम के लिए तैयार हो गया। यह उनके लिए सफलता की राह का द्वार था और अब से वह इसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते थे। उनके पास इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक सभी साधन मौजूद थे। उसने अपनी मानसिक स्थिति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था और उसके पास वे सभी सामग्री मौजूद थी जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता था। अब केवल लेगियन के शरीर तंत्र को रोबोट के शरीर तंत्र में परिवर्तित करना बाकी था। उसने अपने दादाजी से प्राप्त राक्षसी शक्ति का क्रिस्टल निकाला और उसे सावधानी से पकड़ लिया। ये क्रिस्टल बहुत बड़ा था और इससे निकलने वाली ऊर्जा कई चीजों को शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती थी। शिल्पकारी और ढलाई करने वालों के लिए इसका बहुत महत्व था, लेकिन यहाँ आरव इसका प्रयोग के लिए कर रहा था। ये बहुत अच्छा था कि मैं चोरी कर सका, खांसी नहीं, ये बहुत अच्छा था कि मैं उस बूढ़े आदमी से इसे उधार ले सका। ये कम से कम वह मेरे लिए कर सकता है। आखिरकार उसने मेरे मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल कबीले के लिए किया था, इसलिए वह मेरा एहसानमंद है। मुझे इसके लिए बाद में उससे माफी मांगनी होगी। आरव ने अपनी तर्जनी उंगली से अपनी नाक पोंछते हुए खुद को तसल्ली दी, जबकि कुलपति अपने कमरे में खांस रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर किस बात से उसके जैसे स्वस्थ साधक को खांसी आ रही होगी। कोई तो मेरी तारीफ कर रहा होगा, कुलपिता ने मन ही मन कहा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आरव को जो छठे स्तर का धातु तत्व क्रिस्टल उधार दिया था, वह एक गोलेम में एकीकृत होने वाला था, जबकि उन्हें इसके सही होने का कोई आश्वासन भी नहीं था और आरव ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि वह इसे सिर्फ देखने जा रहा है। ... आरव ने धीरे धीरे अग्नि मंत्र का जाप किया और मंत्र का सावधानीपूर्वक उच्चारण किया ताकि कोई गलती न हो। उसकी तर्जनी उंगली पर एक छोटा और संकुचित अग्नि गोला प्रकट हुआ और उसने उसे सीधे धातु तत्व शक्ति क्रिस्टल के मध्य में भेज दिया। और पावर क्रिस्टल ने उसे निगल लिया। 15 दिनों के बाद उससे अजीब आवाजें आने लगी और पावर क्रिस्टल धीरे धीरे अपने अंदर मौजूद धातु तत्व का सार बाहर निकालने लगा। आरव ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसके अग्नि तत्व ने शक्ति क्रिस्टल के भीतर मौजूद धातु तत्व के सार की थोड़ी मात्रा को निकालने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। हालांकि वह नियमित रूप से अग्नि तत्वों का अभ्यास नहीं कर रहा था और पृथ्वी तत्वों की तरह तुरंत अग्नि मंत्र नहीं डाल सकता था, लेकिन उसकी वंश परंपरा काफी विशेष थी जिससे उसका अग्नि तत्व काफी घातक बन गया था और यही कारण था कि वह क्रिस्टल से आसानी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम था। लेस देन गोलेम ब्रेक डाउन रिवर्सल ग्रेटर देन। आरव ने लेजियन की छाती को छुआ और साथ ही उसने गोलेम तकनीक के निषिद्ध मंत्रों में से एक का उच्चारण किया, जिसे उसने अभी अभी अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान से सीखा था। लेगियन का शरीर पल भर में चूर चूर हो गया क्योंकि वह मुख्य रूप से पृथ्वी तत्वों से बना था। वह तब तक चूर्णित होता रहा जब तक कि केवल हेलमेट, कवच, भाला और छाती पर लगा एक बड़ा पीला क्रिस्टल ही शेष नहीं रह गया। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम पावर क्रिस्टल बना सकते हो, आरव ने लीजन के सीने के हिस्से में पावर क्रिस्टल जैसी कोई चीज देखकर कहा। यह न केवल पीला था, बल्कि क्रिस्टल के अंदर पीले प्रकाश के चारों ओर भाले के आकार के कुछ धुंधले प्रकाश के धब्बे तैर रहे थे।
मैं सोच रहा था कि मैं इस धातु तत्व सार का उपयोग करके तुम्हारे लिए एक क्रिस्टल बनाऊंगा, क्योंकि केवल राक्षसी जीवों के पास ही शक्ति क्रिस्टल होने की पुष्टि हुई है। लेकिन लगता है मैं गलत था, क्योंकि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा ही है। ही शैतानी हंसी हंसते हुए। अच्छा, अब जब तुम्हारे पास एक है तो क्यों न तुम धातु तत्व सार को ग्रहण कर लो और देखते हैं कि क्या तुम अपने बंधनों से मुक्त होकर और विकसित हो सकते हो। आरव ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए हवा में मौजूद धातु तत्व के सार को लीजन के क्रिस्टल कोर की ओर निर्देशित किया। लीजन का शरीर गायब होने के बावजूद उसके बाकी उपकरण अभी भी हवा में तैर रहे थे। लेकिन जैसे ही धातु तत्व सार का पहला अंश सेना के क्रिस्टल कोर को छुआ, एक सफेद रेखा तेजी से उन सभी को आपस में जोड़ दिया और उसी क्षण आरव को एहसास हुआ कि सेना के शरीर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि सिस्टम से मिली नई जानकारी और अटकलों के कारण उसने ये कोशिश करके जोखिम उठाया था, लेकिन जब नया शरीर बनाने का फॉर्मूला वास्तव में काम कर गया तो वह खुश था। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन निश्चित रूप से आरव पहले से ही कराहने और गुर्राने लगा था, क्योंकि वह अत्यधिक थकावट महसूस कर रहा था। आखिरकार वह अब एक साथ कई काम कर रहा था। उसे अपनी मानसिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा धातु तत्वसार को सीधे सेना के क्रिस्टल कोर तक ले जाने में लगाना था, साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि वह जरा सा भी न गिरे। जबकि उसका दूसरा ध्यान शरीर को सुधारने पर था, क्योंकि वह अपनी शुद्ध ऊर्जा को सीधे शरीर के केंद्र में धकेल रहा था और उसे अपनी इच्छा के अनुरूप ढालने और मनचाहा शारीरिक आकार देने की पूरी कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे नया शरीर बन रहा था और आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि मिट्टी का शरीर गायब हो गया था और उसकी जगह एक धातु का शरीर आ रहा था जो रोबोट जैसा दिखता था। और वह कंधे पर छोटी मिसाइलों के लिए जगह और हाथ के पीछे एक छोटी बंदूक के लिए जगह छोड़ना नहीं भूला। सफेद रोशनी से जुड़े उपकरण भी रोबोट गियर में बदलने लगे। एकमात्र अंतर भाले के हथियार में था, जो अब लेजर भाले जैसा दिख रहा था और उसका पूरा शरीर तीव्र सफेद प्रकाश से चमक रहा था। धातु तत्व का सार धीरे धीरे उसमें फैल रहा था और जमीन पर मौजूद सामग्री का उपयोग करके उसे गोलेम के शरीर में एकीकृत किया जा रहा था। आरव ने लगातार कोशिश की और लगभग 30 मिनट तक सावधानीपूर्वक काम करने के बाद आखिरकार शरीर को फिर से बनाने में सफल हो गया, ताकि वह किसी भी छोटी सी बात को भी न भूल जाए। लेकिन अपना काम पूरा करने के बाद भी लेगियन ने छठे स्तर के धातु क्रिस्टल से धातु तत्व का सार अवशोषित करना बंद नहीं किया था। इसलिए आरव ने अपना पूरा ध्यान मेटल पावर क्रिस्टल पर लगाया और यह सुनिश्चित किया कि लेजियन को पर्याप्त मात्रा में शक्ति मिले, और तभी वह ये देख पाएगा कि लेजियन अपनी पूरी शक्ति अवशोषित करने के बाद क्या करने में सक्षम है। 159 शरीर का सुधार भाग 2। डिंग, आपका एक गोलेम अभी टियर 2 गोलेम दायरे में पहुंच गया है। रोबोट स्पीयरमैन गोलेम, नाम लेगियन, स्तर 21 अपग्रेड किया जा सकता है। क्षेत्र निम्न स्तर 2 गोलेम, रैंक एलीट, ताकत 36, चपलता 35, सहन शक्ति 32, विशेष कौशल स्पीयर आर्ट्स में मध्यवर्ती दक्षता स्तर 3, बेसिक शील्ड मास्टरी लेवल 5, भाला इरादा भाले के साथ एक स्तर। लेस देन एक अनोखा गोलेम जिसे 2 अलग अलग दुनियाओं के ज्ञान को मिलाकर बनाया गया है, एक अद्वितीय राक्षस है। इसके भविष्य के पथ का अनुमान लगाना अब असंभव है, क्योंकि विकास के प्रत्येक चरण को इस अनोखे गोलेम के निर्माता द्वारा ही बनाया जाना होगा। ग्रेटर दैन टियर 2 रोबोटिक हेलमेट, जोड़ पावर 20, जोड़ सहनशक्ति 20। सेट का हिस्सा होने पर पूरा सेट पहनने पर अतिरिक्त बोनस स्टेट मिलता है। जोड़ पावर 10, जोड़ एजिलिटी 10, जोड़ एंड्योरेंस 10। टियर 2 रोबोटिक फुल बॉडी प्रूफ, जोड़ सहनशक्ति 30, जोड़ चपलता 10। सेट का हिस्सा होने पर पूरा सेट पहनने पर अतिरिक्त बोनस स्टेट मिलता है। जोड़ पावर 10, जोड़ एजिलिटी 10, जोड़ एंड्योरेंस 10। टियर 2 रोबोटिक इग्निशन शूज, जोड़ चपलता 30, जोड़ पावर 10। सेट का हिस्सा होने पर पूरा सेट पहनने पर अतिरिक्त बोनस स्टेट मिलता है। जोड़ पावर 10, जोड़ एजिलिटी 10, जोड़ एंड्योरेंस 10। टियर 2 रोबोटिक पार्टिकल डिस्ट्रॉय स्पीयर, जोड़ पावर 30, जोड़ चपलता 5, जोड़ सहनशक्ति 5। सेट का हिस्सा होने पर पूरा सेट पहनने पर अतिरिक्त बोनस स्टेट मिलता है। जोड़ पावर 10, जोड़ एजिलिटी 10, जोड़ एंड्योरेंस 10। पूर्ण रोबोटिक सेट से सुसज्जित, जोड़ पावर 10, जोड़ चपलता 10, जोड़ सहनशक्ति 10। तारांकन साथ ही 10% अग्निदर, तारांकन लेजर क्षति में 10% की वृद्धि, तारांकन मिसाइल क्षति में 10% की वृद्धि। आरव लीजन के नए रूप को देखकर हैरान रह गया था। जो भी लीजन को अब देखता उसे उसके पुराने रूप से जोड़ना नामुमकिन था। उसे उसके पुराने रूप से जोड़ने वाली एकमात्र चीज ये थी कि वह अब भी भाला चलाता था।
एलिल क्षेत्र। आरव हकलाया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि लेगियन को अभी भी अपनी यादें हैं और उसे पिछली बातें याद हैं या उसके पुराने शरीर को चूर चूर कर देने के कारण उसकी यादें मिट गई हैं। गुरुजी, मैं अब भी आपकी सेवा करने के लिए जीवित हूं और मैं बहुत शक्तिशाली महसूस करता हूं। लेगियन ने खुद को जांचते हुए खुशी से कहा जबकि वह अपने नए शरीर की जांच कर रहा था। आरव ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी स्पीयर की गहरी और ठंडी आवाज सुनकर राहत की सांस ली। कम से कम उसकी यादें तो बरकरार हैं और उसे शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा, आरव ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सेना पर नजर डाली, उसे एहसास हुआ कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल गया है। लेगियन पहले एक ग्लेडिएटर भालाधारी के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन आरव के बीच में हस्तक्षेप के कारण अब वह रोबोटिक रास्ते पर आ गया है। सिस्टम ने उसे टियर 2 में अपग्रेड कर दिया है, जिसमें सिस्टम पॉइंट्स के विकल्प हमेशा चुनने की सुविधा देते हैं। लेकिन वह उस छोटी ढाल को जोड़ना भूल गया है जिसे लीजन लड़ाई के दौरान हमेशा अपने बाएं हाथ पर इस्तेमाल करता था। वास्तव में उसकी बचाव करने की क्षमता इतनी उच्च थी कि वह जल्द ही मध्यवर्ती रैंक तक पहुंच सकता था और शायद वह यहां तक कि टियर 2 और 3 के हमलों को बिना ज्यादा नुकसान उठाए रोकने का बेहतर मौका होने के बावजूद आरव ने इतनी महत्वपूर्ण बात भूल जाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। हालांकि शरीर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भाला हवा में तैर रहा था क्योंकि यह वही हथियार था जो उसके उपकरण से जुड़ा हुआ था। लेकिन वह छोटी ढाल आरव ने पृथ्वी की जादुई शक्ति से बनवाई थी और अपनी अनोखी गोलेम तकनीक से उसे अगले स्तर तक पहुंचाया था। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि उसकी माना शक्ति हथियारों को कैसे उन्नत कर सकती है, लेकिन सिस्टम से हाल ही में मिली जानकारी से उसे पता चला है कि उसकी क्षमता इससे कहीं अधिक है और वह भी इसका केवल ऊपरी तौर पर ही उपयोग कर रहा है। माफ कीजिए, आपके शरीर को पुनर्निर्मित करते समय मैं आपकी छोटी ढाल लगाना भूल गया। मुझे लगता है कि मैं एक साथ कई काम करने में इतना व्यस्त हो गया था कि इसका मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ा। आरव ने अपने साथी से माफी मांगी, हालांकि उसकी आवाज में उदासीनता झलक रही थी, लेकिन लेगियन समझ गया कि इससे उसे वास्तव में बहुत दुख हुआ है। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं अपने लिए एक शरीर बना सकता हूं क्योंकि आपने मेरे लिए यह नया शरीर बनाया है, लेगियन ने कहा और चमत्कारिक रूप से एक छोटी सी सफेद रोशनी घूमी और लेगियन के बाएं हाथ को ढक लिया और वह एक सफेद ढाल से लैस हो गया जो प्रकाश की किरण प्रतीत होती थी। आरव करीब आया और ढाल को सहलाया और उसे छूते ही उसे एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। रोबोट जनरेशन ऊर्जा से गामा किरण ढाल बनाने में अपनी भाले के आकार की ची ऊर्जा को मिलाने के कारण इसका मुझ पर छोड़कर बाकी सभी पर एक निश्चित प्रतिवर्ती प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें मेरी भाले के आकार की ची ऊर्जा ही पंजीकृत है। लेगियन ने सहजता से समझाया, लेकिन आरव उसमें छिपे सभी शब्दों को समझ गया। इसका मतलब था कि जो कोई भी उसकी शक्तियों के आधार पर उस पर हमला करेगा, उसकी शक्ति का एक निश्चित अंश उसी पर वापस लौटेगा। आरव को ऐसे प्रभावों से ईर्ष्या हुई। रोबोट सिस्टम पर आधारित ढेर सारी बकवास सुनने के बाद उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है, क्योंकि लेगियन उसे उसके शरीर के अधिकांश नए कार्यों के बारे में समझाने में आनंद ले रहा था। आरव उसकी उत्सुकता पर हंसा, लेकिन वह सिस्टम का आभारी था। हालांकि सिस्टम ने कहा था कि वह इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, फिर भी यह स्पष्ट है कि शरीर के जिस हिस्से का निर्माण हुआ, उसका अधिकांश हिस्सा सिस्टम के ज्ञान के कारण ही संभव हो पाया। उसे रोबोट के शरीर की अच्छी समझ थी। वास्तव में लेगियन, जो अब एक रोबोट गोलेम है, को भी इस बारे में उससे अधिक जानकारी थी और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने लेगियन की ओर देखा, जो उससे बस एक सिर लंबा था, और आह भरी। शुरुआत में उसे लगा था कि वह लंबा हो जाएगा, शायद टाइटन की ऊंचाई तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन लगता है कि वह इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि लंबा होने के बजाय लेगियन एक रोबोट की तरह सामान्य इंसान की ऊंचाई का ही रह गया और आरव से बस थोड़ा सा ही लंबा था। औसत वयस्क मनुष्य के बराबर ऊंचाई पर। 160 जागरूकता। रक्त चंद्रमा युद्ध का दिन तेजी से नजदीक आ रहा था और गॉर्डन कबीले के सभी लोग फिर से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें एक बार फिर अराजकता के युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया जाएगा। पिछली बार जब उन्होंने ब्लड मून युद्ध में भाग लिया था, तब उन्होंने गोब्लिनों के खिलाफ एक शानदार लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी, लेकिन उन्हें गोब्लिनों के साथ हर मुठभेड़ इतनी आसान होने की उम्मीद नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि गॉर्डन कबीले के जादूगरों के आसपास का वातावरण बहुत तनावपूर्ण था, इतना तनावपूर्ण कि कबीले के आम लोग भी उनकी घबराहट को महसूस कर सकते थे और यह अनुमान लगा सकते थे कि इसका संबंध रक्तचंद्र से है। ... और यह न केवल गॉर्डन कबीले में हो रहा था, बल्कि उन कबीलों में भी हो रहा था जो पिछली बार गोब्लिन के खिलाफ हार गए थे, और जो कबीले इस ब्लड मून में भाग लेने वाले थे, उन सभी का मूड खराब था।
उनमें से किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वे इस लड़ाई से सही सलामत बच निकलेंगे, बल्कि उन्हें पहले से ही आभास हो गया था कि यह लड़ाई पिछली बार से भी ज्यादा खूनी और भयानक होने वाली है, क्योंकि अब गोब्लिनों की पूरी संख्या एस्टोनिया शहर पर केंद्रित हो गई थी, जिससे उन्हें चैन की सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी। दरअसल जिस लड़ाई में आरव ने हिस्सा लिया था उसमें सबसे कम जानमाल का नुकसान हुआ था, क्योंकि उसमें केवल निम्न श्रेणी के जादूगर ही लड़े थे और आरव के गिरोह ने बड़ी संख्या में मौजूद प्रथम श्रेणी के गोब्लिनों को समय रहते ही हरा दिया था। वे दूसरे स्तर की लड़ाई में भाग लेकर और मानव जादूगरों पर पड़ रहे दबाव को कम करके जीत को मानव पक्ष की ओर मोड़ने में सक्षम रहे। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक औसत मानव जादूगर अपनी जन्मजात प्रतिभा के बल पर एक से अधिक गोब्लिन का सामना कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रतिभा गोब्लिन से कहीं अधिक होती है। उनकी एकमात्र कमजोरी ये थी कि गोब्लिन के पास बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के योद्धा थे जो उन्हें उनकी प्रतिभा की परवाह किए बिना हरा सकते थे, और जब आरव ने प्रथम श्रेणी के गोब्लिनों का सफाया कर दिया तो गोब्लिनों से लड़ना आसान हो गया। गॉर्डन कबीले के बैठक कक्ष के अंदर सभी बुजुर्ग फिर से इकट्ठा हुए थे, ये चर्चा करने के लिए कि ब्लड मून युद्ध के लिए जादूगरों का नया आवंटन कैसे होगा। हम फिर से यहीं आ गए हैं। हमें ये चुनना होगा कि किसे भेजना है और किसे नहीं भेजना है। कुलपिता ने सिंहासन पर बैठे हुए गंभीर भाव से कहा कि उन्हें अपने कुलवासियों को रक्तचंद्र युद्ध में भेजना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह एक आवश्यकता थी। अगर वे उन्हें नहीं भेजते तो उन्हें एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता। साथ ही भेजने का मतलब था कि उनके कुछ प्रियजनों की मृत्यु निश्चित थी। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं छठे स्तर की लड़ाई का नेतृत्व करूंगा। पहले तो मुझे लगा था कि मैं और बूढ़ा फोर्थ मिलकर उन द्वितीय आयाम के बदमाशों को उनकी कमजोरी दिखा देंगे। किसने सोचा था कि वह मुझसे पहले ही आगे बढ़ जाएगा। लगता है इस बार मुझे सिर्फ ड्रेको नाम के अनुभवहीन योद्धा के साथ ही रहना पड़ेगा। तीसरे बुजुर्ग ने कहा और शराब का घूंट गटक लिया। यहां तक कि सातवें सिंहासन पर बैठा ड्रेको भी उसे अनसुना कर रहा था, यहां तक कि जब उसने उसे अनुभवहीन योद्धा कहा तब भी। ड्रैको भले ही ताकतवर हो, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह उन बुजुर्गों का मुकाबला नहीं कर सकता जो छठे स्तर के जादूगरों की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। खासकर अगर उसने तीसरे बुजुर्ग के साथ कुछ भी शरारत करने की कोशिश की तो उसकी बुरी तरह पिटाई हो जाएगी, क्योंकि तीसरे बुजुर्ग को कबीले का सबसे अधिक शारीरिक शक्ति वाला जादूगर माना जाता है। मुझे लगता है कि हमने छठे स्तर के लड़ाकू का इंतजाम कर लिया है। मैं चाहता हूं कि जैक उन 10 स्तर के जादूगरों की टीम का नेतृत्व करे जिन्हें हम भेज रहे हैं। क्या किसी को इस पर कोई आपत्ति है? कुलपति ने पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जैक को इतना क्यों तैयार कर रहे हैं। आपने तो उसे 8वें एल्डर का पद देने का वादा भी किया है। अगर वह सफलता हासिल कर लेता है, क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी सफलता हासिल करना आसान है? मोटे ताजे 5वें बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन उन्हें जैक के नेतृत्व करने से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह गॉर्डन कबीले का सबसे शक्तिशाली 5वें स्तर का जादूगर था, और चूंकि सभी जादूगर ब्लड मून के लिए घर लौट रहे थे, इसलिए उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जिस दिन से उसने सफलता प्राप्त की है, तब से केवल वही टियर 5 के जादूगरों का नेतृत्व करता है। मुझे लगता है कि हमेशा की तरह चौथे स्तर की नेता पहले बुजुर्ग की बेटी ही है, कुलपति ने कहा, और बाकी सबने सिर हिलाया। किसी की भी इस पर कोई राय नहीं थी। आपके विचार से हमें कितने चौथे स्तर के सैनिक भेजने चाहिए? कुलपति ने प्रश्न किया। दरअसल हम लगभग 100 सैनिक भेज सकते हैं, लेकिन हमें केवल 50 ही भेजने चाहिए। हम इतने सारे कबीलेवासियों को खोना नहीं चाहते, वरना नुकसान असहनीय होगा, ग्रैंड एल्डर ने जवाब दिया। तो हम आपके निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। जहां तक तीसरे स्तर की बात है, आशीष उनका नेतृत्व करेगा, क्योंकि वह अकादमी से वापस आ गया है और दूसरे स्तर के जादूगर क्षेत्र में बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उनका नेतृत्व करने के योग्य हो। और टियर 1 का नेतृत्व एक बार फिर आरव ही करेगा, लेकिन इस बार मैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे किसी मध्यम स्तर के जादूगर द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। कुलपति ने अपनी चिंता व्यक्त की। अगर उनके पास शक्ति होती तो वे आरव से आगामी रक्तयुद्ध में भाग न लेने के लिए कहते, लेकिन वे ही सबसे अच्छी तरह जानते थे कि उनका पोता कितना जिद्दी था और कैसे उसने रक्तचंद्र युद्ध को अपनी शक्ति बढ़ाने के एक मंच के रूप में देखा, न कि उस मंच के रूप में जो किसी भी समय उसकी जान ले सकता है। आरव की आंखों में लड़ने की उत्सुकता झलक रही थी, और परिवार के मुखिया को पता था कि उनके पोते में एक योद्धा का हौसला है, हार मानने वाले का नहीं, इसलिए वह उसकी बात नहीं सुनेंगे। मध्यम स्तर का गोब्लिन एक साधारण प्रथम स्तर के जादूगर का पीछा क्यों करेगा?
क्या उन्होंने अपनी गरिमा इतनी खो दी है कि अब वे निम्न स्तर के जादूगरों को निशाना बनाते हैं? भाई डरो मत, अगर युद्ध क्षेत्र में रहते हुए ऐसा कुछ हुआ तो मैं कुछ निकम्मे गोबलिनों को मार गिराने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। तीसरे बुजुर्ग ने सीने पर हाथ रखकर आश्वासन दिया, लेकिन ड्रेको ने मन ही मन तिरस्कार किया। क्या आपको पता है कि पिछली बार जब आरव ने भाग लिया था तब ब्लड मून में उनकी हार के लिए वही जिम्मेदार था। जरा सोचिए कि एक प्रथम श्रेणी का जादूगर युद्ध को इतना प्रभावित कर सकता है। अगर किसी भी तरह से वे फिर से युद्ध के मैदान में उसकी हत्या करने के लिए उस अवसर का लाभ उठाने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि वे उसे तीसरे स्तर के जादूगरों से भी बड़ा खतरा मानते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि उन्होंने पिछली रक्तचंद्र घटना में भी उसे मारने की कोशिश की थी जिसमें हमने भाग लिया था। अगर आरव हमारे लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो वह एक ऐसा महान प्रतिद्वंद्वी था जिसे उन्हें खत्म करना ही होगा यदि वे युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। ड्रैको ने समझाया, मेरा दिल जो वास्तव में ड्रेको के दिल से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप तीसरे बड़े मेरे छोटे बेटे की इस अराजकता भरे युद्ध क्षेत्र में देखभाल करें और उसके गिरोह की भी रक्षा करें। उफ, मुझे दूसरों की रक्षा क्यों करनी पड़ रही है? तीसरे बुजुर्ग लगभग अपने बाल नोच रहे थे। कुलपति ने मानो उनसे अपने पोते की देखभाल करने को कहा था। यह मत भूलो, आखिर तुम्हारा पोता भी उनमें शामिल है। अगर आरव सही सलामत वापस नहीं आया तो तुम्हारा पोता भी अपने घर सही सलामत नहीं पहुंच पाएगा, मुखिया ने धमकी दी। और तीसरे बुजुर्ग के माथे पर पसीना आने लगा क्योंकि वह कुलपति को यह बताने की योजना बना रहा था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। अफसोस की बात है कि अब वह पकड़ा गया है क्योंकि वह अपने बेटे को आरव के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा मुसीबतें खड़ी करता है।